हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और एकदम ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों हमसे आपसे उम्मीद है कि आप कॉपी के पेन लेके बैठ चुके होंगे और सारा नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, और इसका ये पार्ट 9 है। इसका मतलब पार्ट 8 तक आ चुका है बच्चों। जो बच्चे नहीं देखे हैं एक बार जाके सारे कंसेप्ट को देखेंगे बच्चों। बिल्कुल एकदम बेसिक से और आसान भाषाओं में समझाया जाता है। आपको पता है हम कैसे पढ़ाते हैं बच्चों, सारे कंसेप्ट बताते हैं और उससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पूछने वाले हैं, सारे ऑब्जेक्टिव को कराते आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज भी वही करेंगे बच्चों। आज जितना भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे सारे का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं, नए जुड़े हैं, तो वो क्या करेंगे, पिछला लेक्चर सारा देखेंगे ताकि आपको आगे समझ में अच्छे तरीके से आए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारे बच्चे देख के आएंगे, बिल्कुल फ्री क्लासेस है बच्चों। आपको यहाँ से आपका टारगेट है बच्चों 450 प्लस मार्क्स लाना। चलिए क्या है बच्चों, उत्तल दर्पण द्वारा। यहाँ पे देखिए आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा, लेकिन द्वारा गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला सभी किरण आरेख को खींचें। बच्चों याद है पिछला लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी किरण आरेख को खींचें। हमने बहुत सारा किरण आरेख खींचा था बच्चों, ये आपका टॉपिक था। बस यहाँ पे किरण आरेख खींचे। अब यहाँ से नहीं उतारोगे, मैं अपना एक फ्रेश किरण आरेख बनाऊंगा, वहाँ से उतारना। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आप यहाँ से नहीं उतारेंगे। और ये सब चीज़ लिखा है ना, ये आप लिखोगे बच्चों। यहाँ पे किरण आरेख खींचने के लिए बोला है, तो आप सिर्फ किरण आरेख खींचोगे, लेकिन आप बस ये ऊपर वाला लाइन लिख लोगे। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो ये ऊपर वाला लाइन लिख लोगे, ये किरण आरेख खींचोगे। इतना लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए जाओगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव बनाना है बोर्ड के एग्जाम में, 10th बोर्ड एग्जाम में, मैट्रिक में बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ये सब बहुत काम देगा आपको। इसीलिए नॉलेज के लिए आपका नॉलेज बढ़ाएंगे बच्चों, ताकि आप भविष्य में बच्चों अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, या कंपटीशन में कोई भी तैयारी करना चाहते हो, वहाँ आपको दिक्कत नहीं देगी। ठीक है, तो पहला जो बच्चे अलग से इसका एक चित्र बनाते हैं। क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा, इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले किरण आरेख। टोटल 6 स्थिति पढ़े थे बच्चों, याद है। 5 स्थिति में वास्तविक बना था और 1 स्थिति में काल्पनिक बना था। इसका मतलब अवतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा साइज का बनाता है, वस्तु से छोटा साइज का बनाता है और वस्तु के बराबर साइज का बनाता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पहला क्या है आपका 1 नंबर की, जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाए, अनंत पर रखा जाए। चलिए इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का चित्र बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण है बताइए, उत्तल दर्पण है सर। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक सतह इधर पॉलिश किया हुआ है, इधर परावर्तक सतह, और ये उठा हुआ है। ठीक है, चलिए उठा हुआ है इसीलिए उत्तल दर्पण हो गया। ये इसका पिछला वाला भाग हो गया। क्या, कौन सा भाग हो गया सर, ये पिछला भाग। सर इसका आगे वाला भाग कौन सा कहलाएगा, जिधर पॉलिश किया हुआ नहीं रहता है। पॉलिश किया हुआ भाग को पिछला भाग बोलते हैं। इधर है परावर्तक सतह, इसका मतलब सामने वाला भाग ये हुआ, सामने वाला भाग। चलिए इसका ध्रुव बनाते हैं। ठीक बीचों बीच विलय बिंदु क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुव बोलते हैं। ठीक, चलिए इसका ये है आपका मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। ये इसका फोकस है सर, फोकस है, और इसका ये वक्रता केंद्र है। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे सर, अनंत में रख दीजिए। कहाँ पे रखेंगे बच्चों, अनंत में रखेंगे। ये इसका अनंत पॉइंट है। अनंत बोले तो दर्पण से बहुत दूर। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, तो दर्पण का सामने वाला भाग ये नहीं, ये वाला है, तो वस्तु इधर रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, दर्पण से बहुत दूर। अनंत बोले तो बहुत दूर रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे रख दें। चलिए यहाँ पे रख देते हैं आपको वस्तु। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, वस्तु। ओ फॉर ऑब्जेक्ट या वस्तु बोलो, वस्तु। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर आ रहा है, एकदम व्यू क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं इस दर्पण के सामने। आखिर इसका चित्र कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बोले तो इमेज, चित्र। ठीक, आप जो अपना चेहरा देखते हो वो कहाँ बनेगा, तो ये कहता है। तो सिंपल है बच्चों, सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण आरेख खींचना होगा, 2 किरण आरेख खींचना। तो पहला किरण कैसे भेजेंगे आपको पता है, जब पहला किरण समांतर भेजेंगे। जब भी समांतर किरणें भेजते हैं बच्चे, ये वस्तु होगी, वस्तु बहुत बड़ा ले लेते हैं, ये पूरा वस्तु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वस्तु है। तो आपको पता है जब भी किरणें समांतर भेजते हैं तो कहाँ से पास होती है सर, फोकस से पास होती है बच्चों। उत्तल दर्पण का फोकस किधर होता है सर, पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। अब तो यहाँ पे एक
सवाल आ गया है सर आपको पता है कोई किरणें अगर समांतर आती है तो फोकस से पास होती है, लेकिन इसका फोकस इधर है और किरण इधर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है सर? इधर पॉलिश क्या हुआ है, ये पॉलिश क्या भाग है, किरण इधर नहीं आ सकता है। और आप भेजे हैं समांतर, इसको फोकस से जाना है बच्चों। फोकस से भले ही नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा, इधर किरण नहीं आ सकता है ना, इसलिए ऐसे जाएगा ताकि इसको लगेगा कहाँ से पास हुआ, फोकस से पास हुआ, ऐसे जाएगा। इसको पीछे बढ़ाओगे ना, इसको लगेगा चाहिए कहाँ से, फोकस से। अगर यहाँ आपकी आंखें होता तो आपकी आंखें को लगना चाहिए कि सर ये कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। तो उत्तल दर्पण में फोकस से, देखो अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है, उत्तल दर्पण में फोकस से होते हुए जाती प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि फोकस से ही आ रहा है, लेकिन वास्तव में फोकस से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिखना चाहिए। तो पहला हो गया। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए, 2 किरण। एक और समांतर भेजते हैं, चलिए ये समांतर भेज दिए हैं, तो कैसे कहाँ से पास होगा सर, फोकस से पास होगा। चलिए फोकस से पास होता हुआ दिखेगा, तो देखिए पीछे बढ़ाइएगा ना, फोकस से ही पास होगा। दोनों किरणें कहाँ मिला है सर, दोनों किरणें यहाँ पे मिला है, तो यहाँ पे मिला है। इसको बढ़ाएंगे, दोनों किरणें कहाँ मिला है, यहाँ पे मिला है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के आगे बना है या पीछे बना है? तो आपका जवाब आएगा सर दर्पण के पीछे बना है, ये पिछला भाग है। और आपका एक और सवाल पूछा जाएगा, बताओ कहाँ पे वास्तविक बना है या काल्पनिक बना है? तो आप बोलोगे सर दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है, ये काल्पनिक बना है, क्योंकि ये दोनों किरण वास्तव में जाके नहीं मिला है। ये दोनों किरण आगे जाके कभी नहीं मिलेगा, आगे जाके मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए पीछे बढ़ाने पे देखे तो पीछे बढ़ाए तो दोनों मिल गया। अगर जो जब पीछे बढ़ाने पे मिलता है बच्चों, उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, सिंपल शब्दों में याद रखो, कितनी बार बताएंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। ये कौन सा प्रतिबिंब बना है, तो बोलेंगे सर काल्पनिक प्रतिबिंब, क्योंकि पीछे बना है। एक और सवाल है, क्या सीधा बना है या उल्टा बना है? आप बोलोगे सर काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा बनता है, तो सीधा बना है, ठीक है, सीधा बनेगा। वस्तु से बड़ा बना है या छोटा बना है? बोलेंगे सर वस्तु से ना ही बड़ा बना है ना ही छोटा बना है, बहुत ही छोटा बना है। वस्तु इतना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा है, और प्रतिबिंब देखो कितना छोटा बना है, सीधा बना है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चित्र यहाँ से उतारोगे बच्चों, ये आप क्वेश्चन है रहेगा आपका, ये पूरा लाइन उतार दोगे। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, कहाँ पर रखा जाए, अनंत पे रखा जाए, उसके बाद ये चित्र बना लोगे, हो गया आपका काम क्लियर। ये आप बातें लिखना नहीं है, ये बात तो बच्चों नॉलेज के लिए लिखाए हैं, तो आपकी ज्ञान बढ़ जाए, आपको फिजिक्स का समझ आए। क्या लिखा हुआ है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहाँ, दर्पण के पीछे बना है, कहाँ पे बना है, एकदम फोकस पे, F फॉर फोकस, तो फोकस पे बनेगा। जो बातें वहाँ किए हैं बच्चों, लिख दिए हैं, अभी आप तो बोल दिए हैं आपके सामने सारा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ताकि आप भूलेंगे तो फिर से पढ़ लेंगे। प्रतिबिंब क्या बना है सर, काल्पनिक बना है। प्रतिबिंब क्या बना है बच्चों, काल्पनिक बना है बच्चों। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, और यहाँ पे लिखना होगा, और सीधा, ये लिखना होगा बच्चों, सीधा बना है, काल्पनिक और सीधा बना है। एक और चीज, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बना है, इसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक। याद है आवर्धन के बारे में बताए थे, आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बना है, तो इसका आवर्धन धनात्मक होगा। धनात्मक क्यों होगा सर, क्योंकि ये सीधा बना है। सीधा प्रतिबिंब का धनात्मक हमेशा बच्चों, सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा धनात्मक होती है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत बार बोल चुके हैं, है ना बच्चों। आप लोग को भी लगता होगा सर कितनी बातें बोलता है, आपको सिखाने के लिए बोलते हैं। जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, चलिए कहाँ पे रखेंगे सर, ये उत्तल दर्पण पहले बनाइए। चलिए बना लिए उत्तल दर्पण। सर ये इसका ध्रुव हो गया, क्या हो गया, चलिए ध्रुव हो गया। सर इसका ये फोकस हो गया, चलिए फोकस दे दिए। सर इसका ये वक्रता केंद्र हो गया, क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ठीक, ये पिछला वाला भाग हो गया, ये सामने वाला भाग हो गया, तो बोल चुके हैं आपको, है ना, सामने वाला। बताइए वस्तु कहाँ पे रहेगा सर, ये अनंत पॉइंट हो गया, ये इसका अनंत है, वस्तु का अनंत में रख चुके हैं बच्चों। यहाँ पे 2 ही स्थिति होता है, क्या होता है, 2 ही स्थिति। उसमें 6 स्थिति था, इसमें 2 ही स्थिति, या तो अनंत में रखो या अनंत और ध्रुव के बीच कहीं रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, या यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। ठीक है, तो ये कहते हैं आप कहीं भी रख दो, उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा जहाँ बनाएंगे, अभी जहाँ बनने वाला है वहीं पे बनेगा। ठीक है, जहाँ बनने वाला है वहीं पे बनेगा। तो चलिए यहाँ पे रख दें, प्रतिबिंब को यहाँ रख देते हैं।
कहीं भी रख दोगे उसका जहाँ पे अभी बनेगा ना बच्चों, सारा का प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा, आसपास ही बनेगा, इसके बीच ही बनेगा, इसके बीच ही। चलिए ये हुआ आपका वस्तु, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। चलिए एक किरण ऐसे भेजेंगे समांतर, सर समांतर किरणें भेजे हैं आप, समांतर भेजेंगे, कहाँ से पास होगा सर, फोकस से पास होगा, फोकस से पास हो रहा है, देखिए पीछे बढ़ाइए, कहाँ से पास होगा सर, फोकस से होगा, एक हो गया बच्चों। एक और किरण भेजना है तो आप एक वक्रता केंद्र से भेज दो। आपको पता है वक्रता केंद्र से भेजते हैं क्या होता है सर, वक्रता केंद्र से कहाँ गया, कैसे दिखेगा, कैसे पता चलेगा ये वक्रता केंद्र से होके गया है, तो कैसे पता चलेगा ये चेक करने के लिए आप पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, कहाँ से पास हो गया, अच्छा ये वक्रता केंद्र की ओर आ रहा है, और आपको पता है जो किरण वक्रता केंद्र की ओर आता है वो वापस उसी रास्ते पे लौट जाता है, ऐसे लौट जाता है। बच्चों एक किरण किधर गया, उधर गया, देखिए ये पहला किरण इधर गया ना, दूसरा किरण इधर गया, क्या ये दोनों किरण कभी मिलेगा आपस में, क्या जाके कहीं मिलेगा बच्चों, नहीं, एक इधर गया है, एक इधर गया, एक इधर गया, कभी नहीं मिलेगा। ऐसे जाएगा तो मिलेगा, अनंत में जाके, बहुत दूर जाके मिलेगा, लेकिन ऐसे जाएगा तो मिलेगा, ऐसे जाके मिलेगा तो बच्चों वास्तव में मिलेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब अगर ऐसे जाएगा कभी नहीं मिलेगा, तो उसको पीछे बढ़ाओ मिल जाएगा। तो इसको पीछे बढ़ाए तो कहाँ पे मिला है बच्चों बताइए, तो यहाँ पे मिला है, कहाँ पे मिला है, यहाँ पे। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा होगा सर, काल्पनिक होगा, इसका मतलब इसका वस्तु का प्रतिबिंब, ये हुआ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, इमेज का पहला लेटर आई, ठीक है बच्चों। चलिए कैसा बनेगा सर, दर्पण के पीछे बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव, ये ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा बच्चों, काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा, काल्पनिक, क्योंकि वास्तव में इन दोनों किरणें नहीं मिली है, समझिए पीछे बढ़ाने पे मिलाए हैं, जबरदस्ती मिलाए हैं बढ़ा के, इसका मतलब काल्पनिक बनेगा बच्चों। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है, तो सीधा बनेगा, जैसा वस्तु होगा बच्चों, जैसा देखिए यहाँ पे, ये हमेशा के लिए रखते हैं बच्चों, ये आप बोलोगे सर ये तो कहाँ खत्म नहीं होता आपके पास क्या, देखिए ये ऐसे है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये वस्तु देखिए कितना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा बनेगा। चलिए ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ, अब यहाँ से लिख सकते हो, प्रतिबिंब जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, क्या बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। ये बातें छूट गया था टाइपिंग में मिस्टेक, लेकिन हमने लिख दिया, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक, सॉरी काल्पनिक और सीधा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनती है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, हमेशा छोटा बनेगा, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु अगर इतना बड़ा है तो हमेशा छोटा ही बनेगा, कभी बड़ा बना ही नहीं सकता है। अवतल दर्पण कभी छोटा बनाएगा, कभी बड़ा बनाएगा, कभी बराबर बनाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा बनाएगा, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, हमेशा। इसका आवर्धन धनात्मक होगा, इसका आवर्धन धनात्मक होगा, क्यों होगा धनात्मक सर, ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक बनाता है, आवर्धन इसका धनात्मक होता है। देखिए यहाँ पे चित्र बनाया गया, आपको दिखता होगा, ठीक है, यहाँ देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे ये आपका इमेज है, आई फॉर इमेज, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो पेड़ है, ठीक है बच्चों, ये किसका, अशोक ट्री लग रहा है ना, तो इसका चित्र देखिए यहाँ पे कितना छोटा बना है, देख रहे हैं ना कितना छोटा बना है, तो हमेशा छोटा बनती है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अब सवाल आया है बच्चों, क्या सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, उत्तल दर्पण की विशेषताओं को लिखें। आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, 2 मार्क्स में, उत्तल दर्पण की विशेषताओं को लिखें। तो आसान है बच्चों, इसका उत्तर बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिखना उत्तर, उत्तर क्या देना बच्चों, कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक मतलब आभासी, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, ये विशेषता है इसका, हमेशा बनाएगा सीधा, कभी उल्टा बना ही नहीं सकता है बच्चों। अगर प्रतिबिंब वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब भी ऐसे ही बनेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे बन जाएगा, ये तो उत्तल दर्पण का काम है ऐसा बनाना, ठीक, उल्टा और सीधा बनाना। चल तीसरा नंबर, यह हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आपको बता चुके हैं ना, ठीक है। इसका फोकस दूरी क्या होता है सर, धनात्मक होती है, फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाया जाता है, और ये धनात्मक होती है, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़े बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपका, हमें उम्मीद है आप बोर्ड के एग्जाम में इसको झंडे गाड़ दोगे, इस टाइप का क्वेश्चन को।
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे हैं। देखो बच्चों, हर एक क्वेश्चन यही तो है, बोले ना ऐसा आप ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। यही होते हैं आपको, क्योंकि ऐसा नहीं मिलेगा बच्चों की पढ़ाए और क्या क्या क्वेश्चन कैसे आता है, बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखना है, क्वेश्चन को कैसे इसको डील करना है, सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं आपको फ्री में तो ऐसा नहीं मिलने वाला बच्चों, उसके लिए रुपया लगेगा, ठीक है। ये आपका VBI है, ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में सर? 2 मार्क्स में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, आप अंतर देखो बच्चों, बहुत आसान है अंतर, आप पढ़े हो उसी को लिख दिए हैं, कैसे लिखना है वो बताएं, तो पढ़ाया हुआ है, बस क्वेश्चन करवा रहे हैं आपका। इसीलिए बच्चों यहाँ पे आपका लंबा वीडियो चला जाता है कि क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं बच्चों, 30-40 मिनट तो कोई खास लंबा नहीं है टाइम, ठीक है। चलिए, इस दर्पण का परावर्तक सतह आपको दिख रहा होगा ना बच्चों, इस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, याद है ना, ये अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, देखिए ये अवतल दर्पण। लेकिन इस दर्पण का, यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, वही बातें लिखा हुआ जो हम बोल रहे हैं, इस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, बाहर उठा हुआ होता है। अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, आपको पता है, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अभी कुछ देर पहले बताए हैं। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है सर? धनात्मक होती है ना, सारा बातें लिखा हुआ बच्चों। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बोलो या आभासी बोलो, एक और नाम है इसका, आभासी लिख देता है। उत्तल दर्पण में उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में, लेकिन बच्चों उत्तल दर्पण में हमेशा केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीधा, को क्या बोलते हैं? इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट। और उल्टा को क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। चलिए, आपका इंग्लिश नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, उसको लिखें। बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? कि सर, कि छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? गाड़ी के बैक साइड जो लेता है ना, आप मोटरसाइकिल चलाते हो ना, हैंडल के पास जो आपका शीशा लगा हुआ रहता है वो उत्तल दर्पण है। आप 4 व्हीलर चलाए हो, जिस वक्त स्टीयरिंग पकड़ते हो, स्टीयरिंग के ऊपर देखना इस तरह शीशा होता है ऐसा, तो वो आपका उत्तल दर्पण है। आखिर उत्तल दर्पण का काम क्या है बच्चों? उत्तल दर्पण का काम क्या है बच्चों? बड़ा क्षेत्र को देखना, एक छोटे से दर्पण में बड़ा क्षेत्र को देखना। क्यों? उत्तल दर्पण इतना छोटे से दर्पण में इतना सा छोटा सा हैंडल का ये होता है बच्चों, आपका ऐसा शीशा होता है, देखिएगा ऐसा होता है, ठीक, ऐसी गाड़ी में लगा रहता है ऐसा। इस छोटे से भाग में देखिए कितना सारा गाड़ी पीछे का देख लेते हैं, देखते हैं ना, ट्रक देख लेते हैं, बहुत सारे 4 व्हीलर देख लेते हैं, 10-20 गाड़ी 200 गाड़ी रहेगा, सारा गाड़ी को देख सकते हैं इस शीशे में। इसका मतलब उत्तल दर्पण पीछे वाला भाग देखने में, बड़ा क्षेत्र देखने में मदद करता है। तो बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी छोटे स्थान में, किसी भी छोटे स्थान में, ये देखो छोटा स्थान है ना बच्चों, कितना छोटा स्थान है, किसी भी छोटे स्थान में ज्यादा जगह को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी भी छोटे स्थान में ज्यादा जगह को देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गाड़ियों के साइड मिरर में, ये गाड़ी का साइड मिरर है, इसी को बोलते हैं साइड मिरर। ये आपका बाइक है बच्चों, ये क्या है? आपका बाइक है, ये हेडलाइट हुआ, ये चलिए बाइक बना दिया, ये बाइक है ना, ऐसे चलाते हो ना, तो ये गाड़ी का साइड मिरर है। चलिए, साइड मिरर कहाँ? यहाँ पे टिक मारते हैं, चलिए ऐसे करके यहाँ लिखे, ठीक है। ये साइड मिरर, गाड़ियों के साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में भी होता है। सारी बातें बताते हैं, फिलहाल आपको ये समझाते हैं। देखिए यहाँ, ये है आपका उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण, देखिए बच्चों, ये छोटा सा उत्तल दर्पण में देखिए पूरा पार्किंग हॉल, एक छोटा सा दर्पण है, इसमें पूरा पार्किंग हॉल दिख रहा है, जितना भी पार्किंग, कितना बड़ा क्षेत्र को दिखा रहा है इतना छोटा सा दर्पण में। तो छोटे से स्थान में बड़ा जगह को देखने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए हम गाड़ी का 4 व्हीलर के आगे बच्चों जहाँ पे स्टीयरिंग पकड़ते हो ना आप, स्टीयरिंग के ऊपर में देखना आपका एक दर्पण लगा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण। देखिए छोटा सा जगह देखने के लिए, छोटे से जगह में पीछे जितना भी गाड़ी रहेगा सारे गाड़ी को दिखा सकता है, ठीक है। देखिए कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर समझते हैं, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये हुआ अवतल। अवतल बच्चों कहाँ पे लगता है? गाड़ी के हेडलाइट में लगता है।
और गाड़ी के जो अंदर लगता है ना, ये गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, और गाड़ी के बच्चों अंदर में लगता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण और ये हुआ उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये गाड़ी का हेडलाइट है, बगल वाला है ना, देखिए साइड है ना, गाड़ी के साइड में जो लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए गाड़ी का सिर्फ हेडलाइट में लगा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ लिखा हुआ है सर, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बच्चों, देख सकते हैं कि सर स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में समझते हैं, चौक चौराहा में जो लाइट लगा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा वाइपर से वो लगा हुआ रहता है, उसमें ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना, इसमें देखिए बच्चों ये लगा हुआ है, कौन सा दर्पण लगा हुआ, उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैलाती है, उत्तल दर्पण किरणों को फैला देती है। समांतर किरणें आएगी तो किरण को फैलाएगा तो बच्चों बहुत ज़्यादा दूर तक लाइट जाएगी। देखना, अगर कहीं लाइट लगा हुआ है, क्या वो लाइट आसपास बहुत ज़्यादा जगह को लाइट पहुंचा, प्रकाश दे रहा है? अगर बहुत ज़्यादा जगह को प्रकाश दे रहा है, इसका मतलब उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है, उत्तल दर्पण लगा हुआ है। तो ये बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब सवाल आता है एक और, आपको बोर्ड पे पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। बच्चों ये VVI है, बहुत बार पूछा जाए कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। तो इसका बहुत सिंपल आसान जवाब है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है। तो सीधा तो होता ही है ना बच्चों, इसीलिए हम लोग देखते हैं गाड़ी का, अगर मान लीजिए बाइक के बगल में साइड में बच्चों अगर अब ऐसा अवतल दर्पण लगा दोगे, तो अवतल दर्पण क्या करता है, कभी सीधा बनाता है, कभी उल्टा बनाता है। इसका मतलब पीछे जो बाइक लेके आएगा, कोई अगर आदमी चल रहा होगा, कभी आपको उल्टा दिखाएगा, कभी सीधा दिखाएगा, कभी उल्टा दिखाएगा, कभी सीधा दिखाएगा। बताइए, आप कन्फ्यूज आ जाइएगा, क्या होगा बच्चों, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। क्यों हो जाओगे कन्फ्यूज? क्योंकि सर कभी उल्टा कभी सीधा, तो अब तो सोचा जो लोग बाइक बनाया तो सोचा कि ऐसा दर्पण लगाएं जो केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता हो, और वैसा दर्पण केवल एकमात्र कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसीलिए बच्चों गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है सर, सीधा होता है, छोटा होता है, और उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। सर दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? दृष्टि क्षेत्र मतलब पीछे जगह देखने के लिए बहुत बड़ा जगह होता है, एक छोटे से जगह में बहुत बड़ा जगह को देख लेते हैं, इसीलिए कहते हैं इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। देखिए दृष्टि क्षेत्र क्या है, एक छोटा सा दर्पण है, इसमें देखिए पूरा पार्किंग हॉल दिख रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसका दृष्टि क्षेत्र कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। छोटा सा दर्पण बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ से आप सारी बातों को नोट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? उस तरह अभी कुछ देर पहले बताए थे, स्ट्रीट लाइट है ना, ये जो स्ट्रीट लाइट है चौक चौराहा में जो लगा हुआ रहता है। चलिए इसको और समझाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं आपको क्यों किया जाता है। बच्चों ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका ध्रुव है, ध्रुव है, ये आपका फोकस है, और ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये मुख्य अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, इसी को प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जितना भी किरणें आएगा कहाँ से पास होगा सर, फोकस से पास होगा। और भी किरणें भेजें बच्चों, चलिए किरणें भेजते कहाँ से पास होगा सर, फोकस से पास होगा। और भी किरण भेजें, चलिए सर किरण भेजिए, और तो कहाँ से पास होगा बच्चों, फोकस से पास होगा। और किरण भेजें, चलिए किरण भेजें बच्चों, समांतर किरणें आएगी कहाँ से पास होगी सर, फोकस से। जितना भी समांतर किरणें आएगी कहाँ से पास होगी, पीछे बढ़ाओ तो फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। तो बताइए बच्चों कहाँ प्रकाश जा रहा है, यहाँ से देखिए कितना बड़ा क्षेत्र बन गया, सारी किरणों को फैला दिया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को दर्पण से, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें क्या होता है, फोकस से होकर फैलती हुई चली जाती है, चारों तरफ फैलेगी बच्चों। जितना फैलेगी, अगर किरणें और आएगा तो ऐसे फैलते जाएगा, किरणें और आएगा बच्चों, ऐसे फैलते चले जाएगा। देखिए इसका व्यापक क्षेत्र देखिए, इतना बड़ा क्षेत्र में आपको क्या दिखेगा, अगर इतना बड़ा क्षेत्र में बच्चों, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी गाड़ी रहेगा, सारा बाइक इस दर्पण में दिखेगा। देखो कितना बड़ा क्षेत्र बन गया, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र। इतना बड़ा क्षेत्र में अगर कोई भी बाइक रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी बाइक रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप इस दर्पण में देख लोगे। इसीलिए कहते हैं इसका व्यापक क्षेत्र, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। छोटे से दर्पण में बहुत बड़ा चित्र को देख सकते हैं। तो वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। बच्चों स्ट्रीट का हिंदी होता है गली, चौक चौराहा, गली, लाइट में क्यों किया जाता है।
तो उत्तर सुनो इसका, जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष बोलो या मुख्य अक्ष बोलो, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो सभी किरणें सभी परावर्तित किरण फोकस से फैलती चली जाती है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फोकस की देखिए फोकस से ही फैला है ना, सभी किरणें देखिए फोकस पे मिल रहा था तो फोकस से फैलती भी चली जाती है ना, फोकस से फैलती चली जाती है। तो सभी किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, गली चौक चौराहे में किया जाता है। चलिए ये आपका चित्र है, चित्र बनाना जरूरी नहीं, आप लिख दोगे आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आपका हो गया समाप्त। अब रहा इससे संबंधित आज जितना भी टॉपिक पर है बच्चों, इसका सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बोले थे ना जितना भी टॉपिक पर है सारा क्वेश्चन कर लेंगे ना, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे, और आपको पता है हम वादा खिलाफी नहीं हैं। क्या कहता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? बोलेंगे सर दर्पण के सामने। नहीं बच्चों, दर्पण के सामने नहीं बनता है, गलत हो गया यहीं पे। दर्पण के पीछे, हाँ बच्चों दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। काल्पनिक बोलो या आभासी बोलो, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। इसका मतलब ये वाला सही है बच्चों, क्या है? ये वाला सही है, तो इसका मतलब ये वाला सही है। आप इसको टिक लगाओ, दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा। अभी कुछ देर पहले पढ़ा है उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सारा दर्पण के पीछे ही बनता है। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। वास्तविक और बड़ा होता है। सबसे पहली बात बच्चों, वास्तविक होगा ही नहीं। आभासी होता है? नहीं, आभासी वेरी गुड, आभासी होगा बच्चों। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? आभासी। आभासी बोले तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो ये वाला आपका सही है, आभासी। लेकिन बच्चों यहाँ भी बोले सर यहाँ तो आभासी लिखा हुआ, यहाँ आभासी लिखा हुआ लेकिन यहाँ गलती कर दिया, उल्टा नहीं होता है, सीधा होता है। यहाँ वास्तविक लिखा है, गलती हो गया, ये वास्तविक उल्टा, तो ये गलती हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बच्चों उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से हमेशा छोटा बनाता है। तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? बोलेंगे सर इसका आंसर क्लियर है, हमको दिख गया। आप बोले तो छोटा हमको दिख गया, वास्तविक आकार का नहीं बनता है बच्चों, ठीक है। चलिए वास्तविक आकार का नहीं बनता है, बड़ा नहीं बनता है। वास्तविक आकार बोले तो वस्तु के बराबर नहीं बनता है ना, वास्तविक नहीं, वस्तु के आकार का। वस्तु के, यहाँ ऑप्शन ये होना चाहिए, वस्तु के आकार का, तो ये गलत हो गया। कभी बड़ा कभी छोटा नहीं, कभी बड़ा कभी छोटा कौन बनाता है? अवतल दर्पण बनाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा केवल हमेशा छोटा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है? नहीं, उल्टा तो कभी नहीं होगा। उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में बनता है, उल्टा और सीधा दोनों। तो वास्तविक होता है? नहीं, वास्तविक नहीं होता, काल्पनिक होता है, आपको पता है, सीधा और छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दिख गया, कौन सा? सीधा और छोटा होता है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सामने नहीं बनता बच्चों, पीछे बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत इसलिए हो गया क्योंकि सामने बोल दिया। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है बच्चों? अधिक क्षेत्र देखने के लिए। कौन सा? प्रतिबिंब बड़ा करने के लिए नहीं, प्रतिबिंब छोटा करने के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब को देखने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब को देखने के लिए, ये भी गलत हो गया। अधिक क्षेत्र को देखने के लिए, वेरी गुड, ये हो रहा आपका आंसर, अधिक क्षेत्र को देखने के लिए। ठीक है ना बच्चों, क्लियर? सारा कंसेप्ट पढ़ाए, उसका ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। कंसेप्ट पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव कराते हैं, यही तो बच्चों इसका कमाल है तेस्ला बिहार बोर्ड चैनल का। प्रकाश को केंद्रित करने के लिए नहीं, प्रकाश को केंद्रित करने के लिए ये अवतल दर्पण का काम है, उत्तल का काम नहीं है बच्चों। चलिए, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है बच्चों? प्रतिबिंब बड़ा करने के लिए नहीं, प्रतिबिंब छोटा करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब देखने के लिए नहीं, अधिक क्षेत्र देखने के लिए। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, सॉरी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम है 5 नंबर। चलो क्या दिक्कत है, रिपीट हो गया तो कर देंगे एक और बार, इसको छोड़ दें क्या? चलिए कर देते हैं, जब आ गया तो कर देते हैं, लास्ट है ये आपका अधिक क्षेत्र को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए इससे संबंधित सारा क्वेश्चन हो गया ना। आप क्या पूछेगा बच्चों, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है। तो बच्चों तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आते हैं आपका अगला लेक्चर लेके, लेक्चर नंबर 10। चलिए बच्चों
अगर बच्चों आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा बच्चों। जो भी दोस्त अगर पढ़ना चाहते हैं उसको भी भेजिए ताकि वो भी आनंद उठा पाए एकदम बेसिक और नए अंदाज में। जय हिंद, जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हम।